ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज हम जो देखने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। देखो, राजस्थान के लगभग हम देखेंगे 8 से 9 जो प्रतीक चिन्ह है उनको हम देखेंगे, सिंबल को देखेंगे। ये आपके ऑलमोस्ट किसी ना किसी टाइप से पूछ लिया जाता है। वैसे हमने बहुत सारी चीजें इसमें से डिस्कस भी कर ली, जैसे खेजड़ी की बात करेंगे, है ना। लेकिन एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में सारे आपके अगर बात करें प्रतीक चिन्ह है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेगी आपको, नॉलेज भी मिलेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। राजस्थान में ये नॉर्मल है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का शानदार ये सेशन। ओके, अगर मैं बात करूं सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट ये करेंगे कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, है ना, ऐसे सिंबल। अब अगर मैं बात करूं तो राज्य पशु क्या है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, है ना। इसमें से काफी चीजें आपको आती भी होगी, है ना, बहुत सारी जानकारी आपको होगी मेरे हिसाब से। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? पहली बात तो चिंकारा। ये कौन सी श्रेणी में आता? वन्य जीव श्रेणी में आता। कौन सी श्रेणी में आएगा? वन्य जीव श्रेणी में आएगा। जैसा कि आप देखो चिंकारा देख पा रहे होंगे ना, एकदम से ये राजस्थान में चिंकारा हो जाएगा। ठीक है, चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा, है ना। चिंकारे को किसका दर्जा दिया गया? राज्य पशु का दर्जा दिया गया। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा दिया गया, ध्यान रखें। 22 मई 1981 को। कब दिया? 22 मई 1981 को, 1981 में दिया, है ना। ध्यान रखना, डेट पूछी जाती है। 1981 में आपका चिंकारे को दे दिया गया राज्य पशु का, अगर बात करें राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया चिंकारे को। चलिए, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला या बनेटी। क्या है? गजेला एग्जाम में पूछा गया, बनेटी भी पूछा जा सकता है। गजेला चिंकारा क्या है? गजेला चिंकारा। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, गजेला चिंकारा, है ना। ऐसे नामों को आप 2-3 बार बोला करो, एक तो हंसी भी आती, गजेला, है ना। गजेला चिंकारा, क्योंकि किसी भी चीज को हमें 1-2 बार रिपीट करके उसका आंसर को याद करते हैं तो रिलेट हो जाता है। जब भी आपको गजेला मिलेगा तो आपको चिंकारा याद आ जाएगा। ठीक है, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का। बहुत बढ़िया बात है। कौन सी प्रजाति का? एंटीलोप प्रजाति। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? छोटा हिरण। जैसे कि आप यहां पर अगर देखते हो तो ऐसा लग रहा कि हिरण टाइप ही है ना। ये छोटा ही एकदम से हिरण का अगर साइज को छोटा कर दिया जाए तो इस टाइप का ही दिखता होगा। तो चिंकारे को छोटा हिरण भी कहते हैं। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य, है ना। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य का जयपुर ग्रामीण में। तो चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है? तो ध्यान रखना, नाहरगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। नाहरगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा, ध्यान रखना। वैसे आपके अगर मैं बात करूं राजस्थान के वन्य जीव पशु में हमने इसको डिस्कस किया है, वन्य जीव पशु में इसको डिस्कस किया है, लेकिन राजस्थान के प्रतीक चिन्ह को एक ही लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं। अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह इसका आज हम खात्मा कर देंगे। चलो, कौन सा अभ्यारण्य? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे गए। कौन से जिले में देखे जाते हैं? जोधपुर में। सर्वाधिक चिंकारे कहां देखे जाएंगे? जोधपुर में देखे जाएंगे। चिंकारा नाम से राज्य में एक तत्ववाद यंत्र भी है। चिंकारा नाम से तत्ववाद यंत्र भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पशु के नाम पर एक तत्ववाद यंत्र रखा है। तत्व मतलब तार से बजाए जाने वाला यंत्र, है ना, जिससे अगर बात करें सुरीली ध्वनि निकलती है। ओके, चिंकारा हल्के भूरे अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। इसके पेट के नीचे भाग सफेद होते हैं। इसके पेट के नीचे देखो, ये पेट है आपका, अगर बात करें तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? ये आपका सफेद हो जाएगा, है ना, सफेद हो जाएगा। तो पेट के नीचे सफेद होता है। एक बिल्कुल कितना प्यारा सा लग रहा है एकदम से, है ना, एकदम से कितना सुंदर। तो सुंदर और भूरे रंग का होता है ना, भूरा रंग और अखरोटी रंग, भूरे अखरोटी रंग का होता है। और ये बात करें तो इसके पेट के नीचे सफेद दाग होते हैं, सफेद धब्बे होते हैं, ये ध्यान रखना।
चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं, चिंकारा के सींग आजीवन रहते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और उसके नए नए सींग उग जाते हैं। ध्यान रखना, इसके सींग अगर एक बार आ गए तो ये लाइफ टाइम इसी के सींग रहेंगे। एक बार अगर इसके सींग आ गए, है ना, जब सींग आज आने की इसका टाइम होगा, उम्र होगी, सींग आने के बाद ये ही रहेंगे। लेकिन हिरण और चिंकारा को कंपेयर किया जाए तो हिरण के सींग हर साल नए आते हैं और वो टूट जाते हैं। जैसे अपने नाखून होते हैं ना, बढ़ गए, हमने काट दिए, इसी टाइप से उनका क्या होता है, अपने आप ये बड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हिरण के अगर बात करें तो नए नए आते रहते हैं हर साल, है ना। चिंकारा गंगानगर जिले का शुभंकर भी है। अब जैसे इसको हमने कहां देख लिया था, वन्य जीव में हर जिले का एक शुभंकर होता है, उसमें देख लिया था। लेकिन हम प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं तो प्रतीक चिन्ह अगर चिंकारा आ गए तो उसकी सारी डिटेल, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। चिंकारा वर्ड से जो क्वेश्चन बनता है वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी। ओके, तो चिंकारा किसका है, गंगानगर का, गंगानगर का, श्री गंगानगर का चिंकारा क्या है, शुभंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा। रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। देखो ये अगर बात करो तो ये चीजें जो ना प्रतीक चिन्ह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट RAS और रीट, है ना, रीट, इन बड़ी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपका हर टॉपिक में आता ही है, लेकिन इनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक CET और ले लो, है ना। तो राजस्थान के मेरे हिसाब से ये मेजर अगर आ गए तो यहां पर इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आगे एक आता है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या है, गोडावन। राज्य पक्षी, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन हो जाएगा। पहले गोडावन को देखते हो, देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम से प्रकृति के साथ, देखो कितना मस्त लग रहा है आपको, है ना। ये गोडावन हो जाएगा एकदम से, बिल्कुल, है ना। गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, गोडावन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, एकदम से प्यारा सा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है ना। इसको देखो पिक्चर से देखने से क्या होता है, हमें एकदम से दिमाग में छप जाता है, कितना एकदम सुंदर सा बोला जा रहा जानवर। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया, है ना। तो इसका मतलब आपसे राज्य पशु पूछे और पक्षी पूछे तो मेरे हिसाब से आपको याद यही करना कि 1981 में दिया, है ना, 1981 में दिया। अब इसको 21 मई और उसको, पक्षी को 21 मई और पशु को 22 मई, 22 मई, ये ध्यान रखना बस, है ना। तो 21 मई 1981 को गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्राटिसनाग्रिसेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स हो जाएगा, है ना। इसको रट लेना, देखो थोड़ा सा अलग सा अजीब सा नाम है, वैज्ञानिक नाम है तो नाम तो वैज्ञानिक टाइप ही पूछा जाएगा, है ना। क्रायोटिस, है ना, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। दो से चार बार बोलोगे, है ना, क्योंकि अपने इतने बड़े वर्ड अपने लैंग्वेज में नहीं रहते तो हमें थोड़ा मुश्किल होता है याद करना। लेकिन 1 2 3 4 बार अगर आप करोगे तो सारी चीजें इजी हो ही जाएगी। चलिए, गोडावन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। ये रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहेंगे अगर बात करें तो गोडाउन को कहेंगे। किसको बोलेंगे भाइयों, गोडाउन को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको बोलेंगे, गोडाउन को बोलेंगे। गोडाउन क्या है, पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा। कब घोषित किया, 1981। तारीख क्या, 21 मई को। ओके, गोडाउन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़ी और शर्मिला पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि राजस्थान में किस पक्षी को शर्मिला पक्षी कहते हैं, किस पक्षी को शर्मिला पक्षी कहते हैं। तो आपको इसको कहते हैं, भाई देखो कितना शर्मा रहा है, जैसे मैंने देखा शर्मा के उधर गर्दन कर दी इसने, है ना, कि नहीं शर्म आ गई बच्चे, शर्म आ गई, है ना। तो राजस्थान में शर्मिला पक्षी कौन सा हो जाएगा, गोडावन हो जाएगा। सोन चिड़ी क्या हो जाएगा, गोडावन हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सा हो जाएगा, गोडावन हो जाएगा, है ना। ये आपको चीजें समझनी। गोडावन के उपनाम सारंग, हुकना इंपॉर्टेंट है, तुकदर, बड़ा तिलोर, वे गुदनमेर, है ना। इसमें से हुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकना और सोहन चिड़ी आपसे पूछा जा सकता है। मैं वापस पर लिख रहा हूं,
हुकना को बोलना नहीं है ना, ठीक है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? गोडावन को माल मोरडी बोलेंगे भाई। कहां बोल देंगे? ये लो माल मोरडी, ये माल और मोरडी, ये माल मोरडी हम कहां बोल रहे हैं? कोटा में। कोटा, कोटा, कोटा हाड़ौती, कोटा हाड़ौती, है ना। कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में इसको माल मोरडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माल मोरडी के नाम से जानते हैं। चलो, राजस्थान में गोडावन सर्वाधिक 3 क्षेत्र में पाया जाता है। एक तो मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य कहां है? हमने अभ्यारण्य में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मरु उद्यान अभ्यारण्य। कहां है? जैसलमेर में। और इसके बाद बाड़मेर में। सबसे अधिक क्षेत्र किसमें है? जैसलमेर में। इसके बाद किसमें? बाड़मेर में। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या देखे जाते हैं? गोडावन पक्षी देखा जाता है। और अगर बात करें दूसरी जगह, हो सोरसेन बारा और एक हो जाएगा साकलिया अजमेर। ध्यान ये रखना, साकलिया अभी अजमेर में नहीं है, ये आपके केकड़ी में आ जाता, अभी केकड़ी में आ जाता है साकलिया, है ना। सोरसेन बारा और साकलिया अजमेर में आ जाएगा। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात साकलिया वर्तमान में केकड़ी जिले में, अब किस में आ जाएगा? केकड़ी में। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट केकड़ी ही पढ़े, अभी आप यहां पर केकड़ी ही पढ़े, केकड़ी ही पढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात साकलिया वर्तमान में केकड़ी में आ गया। 2 बार लिख दिया, समझ में आ गया भाई, है ना। आ गया मैं कि भाई हाँ साकलिया अब अजमेर में नहीं है, केकड़ी में। 2 बार लिखने की क्या जरूरत है? ओके। गोडावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। जोधपुर जंतुआलय फेमस है। कौन सा जंतुआलय फेमस है? जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, ठीक है। गोडावन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर में का महीना माना जाता है। अक्टूबर नवंबर सर्दियों में ऑलमोस्ट इसका प्रजनन काल होता है, प्रजनन काल होता है। वन विभाग राजस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि, सेने की कोई कृत्रिम विधि है, सेने की कृत्रिम विधि हेतु वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से करार किया है ना। अगर बात करें अंडे का सेने की कृत्रिम विधि हेतु वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां है? देहरादून से ये करार किया है, ध्यान रखना है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर योजना चलाने का सुझाव दिया। प्रोजेक्ट टाइगर चलता है ना, जिसी टाइप से टाइगर प्रोजेक्ट चलता है कि टाइगर को बचाने के लिए, उसी टाइप से राजस्थान सरकार के हाई कोर्ट, है ना, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने गोडावन और इंडियन बस्टर्ड जो है उनको लुप्त हो रही, उनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। किसकी तर्ज पे किया? तो ध्यान रखना, टाइगर प्रोजेक्ट की तर्ज पे किया। टाइगर प्रोजेक्ट को आप याद रखना है ना, ठीक है। गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र रामदेवरा जैसलमेर में प्रस्तावित है ना, रामदेवरा। और ध्यान रखें गोडावन में लाठी सीरीज, है ना, लाठी सीरीज भी फेमस है। क्या है? लाठी सीरीज भी गोडावन के प्रजनन के लिए फेमस है। लाठी सीरीज कहां पर है? केसर जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में। ये लो जैसलमेर। तो लाठी सीरीज भी अगर मैं बात करूं तो गोडावन के प्रजनन के लिए फेमस है, इसको भी आपको भूलना नहीं। गोडावन मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी, भाई अपना नहीं है, ये कहां का है? अफ्रीका का पक्षी है। गोडावन मुख्यतः कहां का पक्षी पूछा जाए अफ्रीका ऑप्शन में तो पहला टिक कर देना भाई, है ना। गोडावन के ऊपरी भाग का रंग पीला और सिर के ऊपरी भाग का रंग नीला होता है। भाई ऊपरी भाग जो है ना यहाँ का, ये पीला हो गया, है ना। ये कैसा हो गया? मैं पीला कलर करके ही बताऊंगा आपको। ये पीला हो गया इस टाइप से। और ये अगर बात करें ऊपर सा कौन सा हो रहा? नीला। ये नीला। ये यहां पर कौन सा हो रहा? नीला हो रहा है, तो नीला। ऊपर कौन सा है? नीला। अब नीला अंबर, नीला आसमान ऊपर होता है ना, और ये पीला आपके इसमें हो जाएगा, पीला आपके इसमें हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपरी भाग का
पीला और सिर के ऊपरी भाग का नीला होता है। ये आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, गोडावन की कुल ऊंचाई 4 फीट होती है। गोडावन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाइयों? 4 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ध्यान रखना, कितनी फीट होती है? 4 फीट। कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका प्रिय भोजन मूंगफली, तारामीरा है। इसका फेवरेट भोजन क्या है भाई? मूंगफली। मूंगफली है ना, मूंगफली या मूंगफली। अपने तो आजकल तो बिल्कुल मूंगफली बोलते थे, मूंगफली है ना, बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, मूंगफली 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 खिलाओ लो, है ना। तो मूंगफली और तारामीरा किसका हो जाएगा भाइयों? तो वो हो जाएगा गोडावन का। वो किसका हो जाएगा? गोडावन का। और बेस्ट मील है भाई उनका, है ना, भोजन अच्छा है, प्रिय भोजन। गोडावन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी पाया जाता है, गुजरात में भी देखे जाते हैं। अब गुजरात अगर राजस्थान के पास में है तो उड़कर चले जाते होंगे, हम थोड़ा रोकेंगे इसे कि नहीं नहीं हमें राजस्थान में ही रहो, है ना। जहां चले जाते हैं कोई बात नहीं। तो इसके अलावा कहां देखे जाएंगे? इसके अलावा राजस्थान के अलावा कहां देखे जाते हैं? गुजरात में। उड़ के गुजरात चले जाते हैं। चलो, गोडावन शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। ऑलमोस्ट देखो आप यहां अगर देख पा रहे हो, किसकी तरह दिखाई दे रहा है? शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें, किस पक्षी के से कंपेयर करके अगर बात करें तो गोडावन कहां से, किस टाइप से दिखाई देता है? शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। ये बात आपको समझ में तो आई होगी। चलिए, 2011 में IUCN है ना, IUCN की रेड डाटा लिस्ट, किसकी? रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजाति माना है। कौन सी प्रजाति माना? क्रिटिकल एंडेंजर्ड, है ना, मतलब विलुप्त प्राय जो हो रही है, विलुप्त प्राय है ना, विलुप्त प्राय है। इसमें भी कौन सी? क्रिटिकल हो रही है। क्रिटिकल क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मतलब बहुत मुश्किल, है ना, मतलब बहुत रेयर मामला है। रेयर भी इंग्लिश ही हो गया, चलो समझ लो। क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो है मतलब विलुप्त प्राय जो होने वाले हैं, इसकी लिस्ट में रखा। किसने रखा? 2011 में IUCN ने रखा। किसने रखा? IUCN ने रखा है। ठीक है। गोडावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आरंभ किया। अब पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में आरंभ हुआ। कब हुआ? 5 जून को। 5 जून क्या होता है? कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एनवायरमेंट डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो, अब इसके बाद राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा? फूल कौन सा हो जाएगा? फ्लावर क्या हो जाएगा? है वो हो जाएगा आपका रोहिड़ा, है ना। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो ये समझो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? वो रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा हो जाएगा। 1980 में जयपुर में गोडावन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, है ना। ये गोडावन का एड हो गया, थोड़ा ध्यान रखे, है ना। और देख लेते, चलो कोई बात नहीं, इसी में देख लेते। गोडावन वृक्ष पर नहीं बैठता है, ये जल के निकट घास पर घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, तो ये लाइनें, 2 लाइन है ना, किसकी है? ये गोडावन की है भाइयों। चलो, ये गोडावन लिख रहा हूं मैं यहां पर, गोडावन पक्षी पुष्प में घुस गया। ठीक है, तो समझ लो वापस 1980 में जयपुर में गोडावन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, है ना। गोडावन वृक्ष पर नहीं बैठता, ये पक्षी पेड़ पे बैठना ही नहीं, पसंद ही नहीं इसको। जल के निकट घास पर घोंसला बनाकर रहता है ना, रहता। 2 लाइनें हो गई। अब वापस राज्य पुष्प कौन सा? रोहिड़ा। ये बात यहां से स्टार्ट होती है, राज्य पुष्प रोहिड़ा। देखो, रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया, 1983। देखो फूल कितना मस्त, देखो बिल्कुल एकदम से लग रहा है ना, एकदम से कितना शानदार फूल लग रहा है। 1983 में इसे राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोहिड़े का वानस्पतिक नाम जो हो जाएगा टिकामेला अंडुलेटा। अगर मैं इसको IMP किए बिना आगे बढ़ता हूं तो बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। टिकामेला अंडुलेटा किसका नाम है? रोहिड़े का। टिकामेला अंडुलेटा किसका नाम हो जाएगा? तो रोहिड़े का नाम हो जाएगा। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान, मरुशोभा कहते हैं। जैसे रोहिड़े को राजस्थान का सागवान, हमने राजस्थान के क्या पढ़े थे?
राजस्थान के क्या राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य एवं वनस्पति में देखा होगा, अभी याद आ गया, किस में देखा होगा हमने, वनस्पति में देखा था, वनस्पतियों में, राजस्थान की वनस्पतियां या वृक्ष वृक्ष है ना, इनमें देखा था कि राजस्थान को रोहिड़े को राजस्थान का सागवान बोलते हैं, मरुसोबा बोलते हैं, राजस्थान की टीक बोलते हैं, राजस्थान की टीक भी बोलते हैं भाई, राजस्थान की टीक है ना। टीक मीन्स क्या होता है, टीक मीन्स क्या होता है भाई, टीक मीन्स यही होगा कि टीक मीन्स सागवान हो जाएगा, सागवान। तो राजस्थान का सागवान रोहिड़ा, राजस्थान की टीक रोहिड़ा, राजस्थान की मरुसोबा रोहिड़ा, राजस्थान की मरुसोबा रोहिड़ा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। रोहिड़ा कहां देखने को मिलेगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मिलेगा, थार डेजर्ट, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन एरिया में सबसे अधिक देखने को मिल जाएगा। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं, है ना, जैसे मार्च सर्दियां खत्म होती है और इनके जो फूल खिलते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से लगते हैं इनको, है ना। और ये जब फूल खिलते हैं, है ना, रोहिड़े के फूल, तो जंगल में एकदम से ऐसा लगता है, लाल लाल फूल, दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, जंगल में क्या लग रही है, आग लग रही है, इसलिए इसे जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं, ध्यान रखना। रोहिड़े के पुष्प का रंग गहरा केसरिया, है ना, हिरमिच पीला होता है ना, ऐसा एकदम से लाल और पीले का जो मिक्सअप है ना, इस टाइप से होता है, लाल और पीले का जो मिक्सअप है वो इस टाइप से होता है, रोहिड़े का ध्यान रखना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से लगते हैं। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है ना, मारवाड़ एक ही बात है, मारवाड़ टीक कहां कहते हैं भाई, जोधपुर में कहेंगे, है ना, मारवाड़ टीक कहा जाता है। मारवाड़ टीक कहां कह रहे हैं हम, जोधपुर में कह रहे हैं, है ना, रोहिड़े का उपनाम। रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचाता है, रोहिड़े को एक चूहा नुकसान पहुंचा रहा है, उसका नाम क्या है, जरविल नामक, जरविल, उसका नाम क्या है, जरविल हो जाएगा। चलो, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। अब हम किस में आ चुके हैं, खेजड़ी। अब हमने पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। इनको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा इनका जब टॉपिक में आए होंगे, लेकिन यहां हम केवल और केवल प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन अपना इनसे छूटना नहीं चाहिए। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा भाइयों, खेजड़ी हो जाएगा। खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, खेजड़ी को ध्यान के चलो। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया। कब दिया, 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया भाई। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। पूछा जा सकता है कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, 60 पैसे का। कब किया गया, 1988 में, है ना, 1988 में। तारीख बताओ, 5 जून। अब भाई जून तो बतानी है ना, पर्यावरण दिवस जो है, पर्यावरण दिवस जो है, ये ध्यान रखना। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट करना है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछा जाएगा। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरियो, प्रोसोपिस सिनेरेरियो, प्रोसोपिस सिनेरेरियो, है ना, ये हो जाएगा आपका खेजड़ी का वैज्ञानिक या वास्तविक नाम हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का कल्प वृक्ष, है ना,
राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? और खेजड़ी को कहेंगे। किसको कहेंगे अपन? खेजड़ी को कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। खेजड़ी को वंडर ट्री या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, महान वृक्ष भी कहते हैं, है ना। महान कहना लाजमी होगा क्योंकि महान ही वृक्ष है, इसके बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारी विशेषता है, हर एक चीज जहां पर इसकी यूटिलाइज होती है, उपयोगिता है हर एक चीज का, इसलिए खेजड़ी को वंडर ट्री बोलते हैं। एकदम से वंडर ट्री हो गया। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, महान वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। किसको कहते हैं? खेजड़ी को। खेजड़ी वनस्पति उष्ण कटिबंधीय कंटीली वृक्ष की झाड़ियां। कौन से आ जाएगी? उष्ण कटिबंध में होता है। पानी की कमी पानी की कमी है तो भी खेजड़ी उग जाता है, कम पानी में भी। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में, सबसे अधिक अगर बात करें शेखावटी से, चूरू, सीकर, नागौर, है ना, नीम का ताना, इस एरिया में सबसे अधिक मिलते हैं शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र आपको पता, चूरू, सीकर, झुंझुनू और आपका हो जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का ताना। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर में। वृक्ष की अगर बात आए ना तो नागौर में है, और अगर एरिया की बात आए तो शेखावटी। शेखावटी पूरा एरिया हो जाएगा, और एक जिला पूछे तो नागौर। नागौर में सबसे अधिक है, और जिले में आए तो क्षेत्र में आए तो शेखावटी क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी या दशहरे, है ना, कब की जाती है? विजयादशमी को करते हैं या दशहरे को करते हैं, एक ही बात है। आश्विन शुक्ल पक्ष 10 को, है ना, दसम को, दसम होता है भाई, 10 क्या होता? दसम को, है ना। आश्विन शुक्ल पक्ष, शुक्ल आश्विन शुक्ल पक्ष दसम को, और या विजयादशमी या दशहरे को। दशहरा बहुत बार पूछा गया। खेजड़ी की पूजा की जाती, इस अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है, ध्यान रखना। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी और झुंझारजी बाबा के मंदिर बनते हैं। मंदिर की जगह अगर हम देवरे लेंगे ना तो बहुत अच्छा वर्ड रहेगा। क्या होता है? देवरे। मंदिर बड़ा होता है, देवरे मतलब उसका अगर बात करिए, वृक्ष है ना, तो देवरे मतलब इसके वृक्ष, इसके चारों तरफ इसके पास में चबूतरा बना दिया। क्या बना दिया? चबूतरा बना दिया, और फिर इसकी मूर्ति स्थापन हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देवरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देवरे। तो झुंझारजी बाबा के देवरे बनते हैं। कहां पर? गोगाजी और झुंझारजी के देवरे खेजड़ी के पास में या खेजड़ी के नीचे चबूतरा बनाकर बनते हैं, है ना। इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करते हैं। खेजड़ी को हरियाणवी में पंजाबी भाषा में जाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। देखो, हरियाणा और पंजाब में क्या जाट मिलते हैं ना, जाट लोग ज्यादा रहते हैं। खेजड़ी को तमिल भाषा में पेमे कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल भाषा में पेमे हो जाए। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहते हैं, है ना। कन्नड़ में बन्नी, बन्ना बन्नी, बन्नी बोलते हैं, बन्नी बोल दो। कन्नड़ भाषा में बन्नी, कन्नड़ बन्नी। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिंधी भाषा में छोकड़ा बोलेंगे। सिंधी होता है ना, उस भाषा में छोकड़ा बोला है। सॉरी। खेजड़ी को विष्णोई संप्रदाय में सम्मी के नाम से जानते हैं। विष्णोई संप्रदाय। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो, क्या लो? सिमलो, है ना। स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में सिमलो बोलते हैं। खेजड़ी को बंगाली भाषा में साई गाछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही गाछ बोलते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, हर एक चीज को हमने बहुत बारीक से पढ़ा है, अपना छूटना नहीं चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां से जो हम पढ़ रहे हैं। खेजड़ी के फूल को मिंजर बोलते हैं। मिंजर कन्हैया लाल सेठिया की कविता भी है। कन्हैया लाल सेठिया की एक कविता भी है। सेठिया की कविता का नाम क्या है? मिंजर है ना। क्या है? मिंजर। और इसमें खेजड़ी का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? खेजड़ी वृक्ष का वर्णन किया गया। खेजड़ी वृक्ष का वर्णन किया गया, ये ध्यान रखना। किसने किया? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो मिंजर क्या है? फूल। खेजड़ी के फूलों की या खेजड़ी की विशेषता बताई गई आपको, ये ध्यान रखना। खेजड़ी की हरी फलियां सांगरी, फल गर्मी में लगते हैं और सांगरी कहलाते हैं, है ना। कब लगते हैं? फल गर्मी में लगेंगे। और अगर बात करें तो इसकी फलियां जो होती है सांगरी कहते हैं, है ना। खेजड़ी की सूखी फलियां, जब सांगरी सूख जाती है उसको बोलते हैं खोखा, है ना। खाली खोखा हो गया, है ना। जब सांगरी सूख जाएगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सांगरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कैसे छोड़ दो। ये सांगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। खेजड़ी की जो फली होती है उसको क्या बोलेंगे? सांगरी सूख गई तो खोखा हो गई। खेजड़ी की हरी पत्तियों से बना चारा लूम बोलते हैं। लूम क्या कहते हैं? लूम या लूंग कहते हैं। लूम ध्यान रखें, तो क्या बोलते हैं? लूम बोलते हैं।
पत्तियों को, हरे जो पत्ते होते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, लूम बोलते हैं ना। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई। कितनी बताइए, 5000 वर्ष, है ना, बहुत ज्यादा है। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष, है ना, 2 वृक्ष अगर बात करें, 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर, अजमेर, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान है, यहाँ पर खेजड़ी का नहीं है, यहाँ पर खेजड़ी का नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मांगलियावास में, ये लाइन आप थोड़ा सा चेंज कर दो, खेजड़ी का नहीं होगा, यहाँ पर कल्प वृक्ष होगा। क्या होगा, कल्प वृक्ष होगा। भारत का, राजस्थान का, भारत का सबसे प्राचीनतम कल्प वृक्ष है ना, सबसे पुराना कल्प वृक्ष जो मिल रहा है वो मांगलियावास में हो रहा है। इस लाइन, पूरी लाइन को अगर मैं बात करूं, कहां से, इसको, है ना, इस लाइन को पूरा अगर बात कर दो, ये कल्प वृक्ष हो जाएगा, है ना। मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस श्रावण को वृक्ष मेला लगता है। ये पूरी लाइन जो बनेगी ना मांगलियावास के लिए, ये आपका कल्प वृक्ष के लिए बात कही, खेजड़ी के लिए बात नहीं कही गई, है ना, ठीक है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए, है ना। पांडवों ने अज्ञातवास में जब अज्ञातवास कर रहे थे, दौरान बिता रहे थे, तो अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे, है ना, खेजड़ी के वृक्ष के अंदर डाल दिए गए थे, ठीक है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रना व ग्लाइनोस्ट्रमा नामक कीड़े से नुकसान पहुंच रहा है। देखो कीड़े का नाम क्या आ जाएगा, सेलेस्ट्रना वे ग्लाइकोट्रमा, सेलेस्ट्रना वे ग्लाइकोट्रमा कीड़े इसको नुकसान पहुंचा रहा है। और उसकी बात करें रोहिड़ा को कौन पहुंचा रहा है, जरविल, जरविल नामक चूहा उसको रोहिड़े को नुकसान पहुंचा रहा है, रोहिड़े को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए चलते आगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। माटो बीकानेर के शासक द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाता है। माटो अगर बात करें किसके, बीकानेर रियासत में जब राजा महाराजा थे तो खेजड़ी की अगर बात करें तो इसको अंकित करवाते थे। ये आपका हो जाएगा, है ना, मतलब माटो बीकानेर का जो ध्वज होता ना उस पर खेजड़ी का वृक्ष होता था। क्या होता, खेजड़ी का वृक्ष होता है। इसको हम किस नाम से जानेंगे, माटो के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, माटो के नाम से। 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े छप्पनिया काल में खेजड़ी वृक्ष पर लोगों के जीवन का सहारा बना। देखो खेजड़ी क्या होता है, कम पानी में भी लॉन्ग समय तक चलता है, पानी जल की आवश्यकता कम होती है ना। कब लगा, छप्पनिया काल कब पड़ा, 1956, है ना। लेकिन ये डेट नहीं पूछी जाती है और डेट आपको मिलती है 1899 में, है ना। विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 में अकाल पड़ा था। और ये कब था, 1899, विक्रम संवत 1956 में अकाल पड़ा था, है ना। अगर इसको पीछे जाएंगे तो 57 साल पीछे जाएंगे तो 1899 में, सन 1899 में, है ना। छप्पनिया काल कब पड़ा था, 1899 में सन। देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है इसका। अगर आपसे पूछे कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा, छप्पनिया अकाल राजस्थान में कब पड़ा। अब ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पड़ा, है ना, ठीक है। ये अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए, क्या दे दिया आपको, ऑप्शन भी दे दिए, है ना। एक दे दिया 1956, दूसरा 1899, तीसरा 1856, चौथा 1999, है ना। अब 56 देखते आप, या तो 56 पे जाओगे या तो आप 1856 कर दोगे या 1956। तो इसमें आप क्या करके आ जाओगे, 1956 करके आ जाओगे। वो गलत होगा क्योंकि हम बात कर रहे सन की बात कर रहे हैं, है ना। सन आपसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा, 1899 में। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन से विक्रम संवत में पड़ा, कौन से विक्रम संवत में पड़ा, तो विक्रम संवत जब भी आए तो 1956 विक्रम संवत, और सन हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा 1899 में। आई बात समझ में,
आई बात समझ में? कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना? जब अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन जब गलत हो जाता ना तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा आपको। जब आप अपनी जिंदगी के एंड समय भी होगे ना तो एक क्वेश्चन की वजह से आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, तो लाइफ टाइम मलाल हो जाएगा अपने को। तो इसलिए इस टाइप से आप सारी चीजें को क्लियर करके जाए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान, ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। अब ऑपरेशन खेजड़ा खेजड़ी के लिए चलाया गया, खेजड़ी को बचाने के लिए, है ना? कब चलाया गया? 1991, 1991 को ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। 1991 को ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। वन्य जीवों के रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1904 में जोधपुर के रामसडी गांव में कर्मा वे गोरा के द्वारा दिया गया, है ना? कब दिया गया? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जो बलिदान दिया गया 1604 में रामसडी गांव में कर्मा और गोरा के द्वारा दिया गया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान जो इंपॉर्टेंट भी है, पेड़ पौधे वन्य जीवों के लिए बलिदान 1700 में नागौर के मेड़ता परगना के पोलावास गांव में वंचोजी ने के द्वारा दिया गया, है ना? ये दो याद हो गए। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान, है ना? खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी और विश्नोई ने 1730 में दिया। 1730, ध्यान रखना, वन्य जीवों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बलिदान 1604 में दिया गया है ना? रामसडी गोरा बादल ने कर्मा गोरा ने दिया, ध्यान रखना। लेकिन खेजड़ी के लिए पूछा जाए तो कब दिया? 1730 में अमृता देवी विश्नोई और इनका हस्बैंड था, पति था रामोजी, है ना? रामोजी विश्नोई। 363 लोग थे, 69 महिलाएं, 294 पुरुषों लोगों के साथ जोधपुर के थे, है ना? इन्होंने अपना बलिदान दिया। क्या? जोधपुर के शासक ने, राजा था, उसने आदेश दिया कि महल बना रहे थे जोधपुर में, उन्होंने आदेश दिया सैनिकों को कि जाओ खेजड़ी के वृक्ष को काट के लाओ और उसके फर्नीचर से हम क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे। महल में काम चल रहा था, फर्नीचर अगर बात करें तो कहां से लाए? अब जैसे ही गांव वालों को पता चला, गांव कौन सा था? खेजड़ली गांव। खेजड़ली वाले को गांव को पता चला, किसको चला? अमृता देवी को, कि खेजड़ी को काटने के लिए आ रहे हैं। तो सभी गांव वाले उस खेजड़ी के आसपास आ गए। सबसे पहले अमृता देवी की 3 पुत्रियां और उनका हस्बैंड रामोजी विश्नोई, वो आकर वहां डट गए कि अगर आपको खेजड़ी काटनी है तो हमारे सर या हमको पहले मारो आप, है ना? तो उन्होंने क्या किया? इतना कहने के बाद भी जो सैनिक थे वो नहीं रुके और काटने लग गए। किसको? खेजड़ी को। और अमृता देवी और उनका परिवार और पूरे गांव वालों ने 363 लोगों ने खेजड़ी से लिपट गए और उन सैनिकों ने उस खेजड़ी के साथ उन लोगों को भी खेजड़ी के साथ काट दिया। तो ये एक बहुत बड़े दर्दनाक एक बलिदान है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने कितना पेड़ पौधों के लिए किया, एक वृक्ष के लिए अपनी जान दे दी, पूरे गांव ने अपनी जान दे दी, खेजड़ी के साथ कट गए। और आजकल लोग नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, प्रदूषण फैला रहे, पेड़ पौधों को काट कर अपना जीवन संवार रहे हैं, है ना? नेचर के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो आने वाले समय में जो एकदम से अर्थ एकदम से बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगा, उसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ओके, खैर हमें क्या, लेकिन पेड़ को बचाना हमारा परम धर्म होना चाहिए, सबसे ऊपर वही धर्म होना चाहिए। ठीक है, चलो। खेजड़ली ग्राम या गुड्डा विश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया, है ना? कब दिया? खेजड़ली ग्राम या गुड्डा विश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया, है ना? ठीक है, ध्यान रखें। बलिदान दिया, कब दिया? बलिदान कब दिया? ये बलिदान की बात हो रही भाई, बलिदान दिया इन्होंने कब दिया बलिदान भाई, है ना? ये इस गांव में दिया, गुड्डा विश्नोई गांव, है ना? खेजड़ली ग्राम, गुड्डा विश्नोई, खेजड़ली, याद रखो। भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया। इसी दिन मेला भी बढ़ता है भाई,
इसी दिन क्या बढ़ता है, मेला भी बढ़ता है, जिसका नाम भी क्या है, खेजड़ली मेला। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है ना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, है ना। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली मेला खेजड़ली गांव में लगता है। खेजड़ी के ऊपर में ये जिस दिन बलिदान हुआ इसी दिन आपका मेला बनाने लग गए। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी विश्नोई थे। क्या था, रामोजी विश्नोई थे। विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खडाना कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहलाता, साका कहलाता। साका क्या होता कि भाई पुराने जमाने में राजा महाराजा के साथ राजा महाराजा युद्ध में चले जाते तो पीछे महिलाएं, अगर राजा महाराजा लौट के नहीं आते तो वो अपने आप को अपना देह त्याग देते हैं या अपना बलिदान दे देते हैं, उसी को साका बोलते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए साका किसने दिया, विष्णु संप्रदाय ने ये दिया। ठीक है। इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा कौन था भाई, अभय सिंह था। अभय सिंह ने ऑर्डर दिया कि जाओ पेड़ पौधों को काटो, है ना, हमें तो फर्नीचर चाहिए, हमें लोगों को पेड़ पौधों की परवाह नहीं है, हमें तो फर्नीचर चाहिए। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई, है ना। और खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आईएमपी प्रत्येक चिन्हों में कोई आईएमपी है तो ये हो सकता है खेजड़ली दिवस कब मनाते हैं, 12 सितंबर। 12 सितंबर को मनाते हैं भाई, याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना, जो भी है। प्रथम खेजड़ली दिवस वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। सबसे पहली बार कब मनाया गया, 1978 को, तभी खेजड़ली गांव में मनाया गया, तभी से ये स्टार्ट हो गया। हर 12 सितंबर को आपका खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस हर 12 तारीख को हम मनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आई बात समझ में आई होगी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है ना। सबसे सर्वश्रेष्ठ वन्य जीवों के संरक्षण में पूछा जा सकता, पूछा भी गया, अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी पुरस्कार क्या पूछा गया, अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, है ना, प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में से हुई भाई। 1994 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1994 में इसकी शुरुआत हो गई थी। बात आई समझ में। प्रथम पुरस्कार गंगाराम विश्नोई जोधपुर को दिया गया। किसको दिया गया भाई, सबसे पहला जो दिया गया वो गंगाराम को दिया गया। किसको दिया गया, गंगाराम को, गंगाराम को दिया गया, है ना। किसको दिया गया, गंगाराम को दिया गया। एक बार, एक मिनट को, ये गंगाराम विश्नोई को सबसे पहला पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान रखना आपको, है ना। कब से स्टार्ट हुआ, 1994, 1994 में स्टार्ट हुआ। और अमृता देवी पुरस्कार किस में दिया जाता, वन्य जीव की संरक्षण सुविधा में दिया जाता, संरक्षण सेफ्टी में दिया जाता है। खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा, है ना। चिपको आंदोलन, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पेड़ के साथ चिपक गए जाके और पेड़ के साथ इनको भी काट दिया गया। इससे पहले जो एग्जाम्पल मिलता है वो आपके मिलता है उत्तराखंड में, है ना। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का नाम विमला देवी था। क्या था, विमला देवी। इन्होंने भी पेड़ से लिपट कर अपनी जान दे दी थी, है ना। उसी से प्रेरणा लेकर, है ना, जब अमृता देवी
के सामने ये मुसीबत आई तो इन्होंने भी अपनी जान खेजड़ी के लिए दे दी, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे। इसके बाद ये खेजड़ी था, खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी आईएमपी है और खेजड़ी को हमने बहुत डिटेल से देखा, हर एक चीज को देखा, जहां से क्वेश्चन एकदम से गहराई में जाकर, है ना, बोलते हैं ना गहरे समुद्र में जाओ और मोती ढूंढ के लाओ, उसी टाइप से हमने क्या क्या बहुत गहरे गए मोती। अब आपको ढूंढना है, जब क्वेश्चन आए तो आप क्लिक होते आपका मोती बन जाएगा वो, है ना। और नहीं आया तो गलत हो गया, तो फिर आप समझ पा रहे होंगे। राज्य गीत केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो नी हमारा देश, है ना। केसरिया बालम अगर बात करें राजस्थान का राज्य गीत है ना। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई के द्वारा गाया गया। उदयपुर की मांड गायिका कौन है? मांड गायिका, उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अलाजिलाई बाई, है ना। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले किसने गाया? उदयपुर की मांगी बाई ने। लेकिन इसको परफॉर्मेंस या पॉपुलैरिटी कहां से मिली, ख्याति कहां से मिली? अलाजिलाई बाई बीकानेर, अलाजिलाई बीकानेर, है ना, ठीक है। अलाजिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। आईएमपी है भाई, है ना। प्रतीक के साथ ये जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं ना, यहां से बनते हैं, ध्यान रखना। अलाजिलाई बाई बहुत बार भी पूछा गया, इनमें से कौन सी मांड गायिका है या नहीं है? अलाजिलाई बाई। अलाजिलाई बाई को मरु कोकिला के रूप में जाना जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला। ये गीत मांड गायिका शैली में गाया जाता है। एक गायकी का एक शैली है, एक स्टाइल है, एक प्रकार है, उसका नाम है मांड। तो मांड गायिका के लिए मांगी बाई, अलाजिलाई बाई, गौरी बाई, बहुत सारी है, फेमस है, ठीक है। तो आपको केसरिया बालम का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद नृत्य आता है राज्य नृत्य घूमर, है ना। हमारी घूमर छे नकरालो। देखो घूमर कितना बेहतरीन नृत्य, कितनी पोशाक है राजस्थान की, है ना। एक कल्चर छुपा हुआ है, एकदम एक इमोशंस है, एक मतलब हम इस ड्रेस को देखते हैं एकदम से एक लगता है हम राजस्थानी हैं। अपने आप को गर्व होना चाहिए राजस्थानी पर कि हम राजस्थान जैसे एक सांस्कृतिक कल्चरल स्टेट में, राज्य में पैदा हुए, जहां का नृत्य, जहां की पोशाक और जहां का रहन से, जहां का खान पान, हर एक क्षेत्र की लैंग्वेज अलग अलग होना बहुत बेहतरीन बात करें तो यहाँ की अगर बात करें तो घूमर आप देख पा रहे होंगे, डांस आपने देखा भी होगा, बहुत बेहतरीन लगता है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो हो जाएगा वो घूमर हो जाएगा। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से, घूमर जो नृत्य है वो राज्य की आत्मा के नाम से जाने, है ना। मैंने बोला था ना इमोशंस, है ना, आत्मा, कितना बड़ा वर्ड दे दिया, राजस्थान की आत्मा बोलते हैं। आत्मा अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। तो राज्य की आत्मा किसे बोल रहे हैं? हम घूमर को बोल रहे हैं। इस नृत्य को राजस्थान के लोक नृत्यों का सिर मोर बोलते हैं। लोक नृत्यों में सबसे अगर एक नाम, जैसे मैं बोलूंगा राजस्थान का नृत्य तो घूमर आएगा, ठीक है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य भी कहा जाता है ना। लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। इसमें कैसे करते हैं ना, आप सबको जानते भी है ना। महिलाएं गोल गोल घूमते हुए एकदम से डांस करती है, ठीक है। घूमर के 3 रूप है। झुमरिया, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला। घूमर में अगर बालिकाएं करती हैं तो झुमरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? झुमरिया। लूर, ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां द्वारा किया जाता है, लूर कहते हैं। और घूमर, इसमें राजपूत स्त्रियां भाग लेती हैं, है ना। ऑलमोस्ट ये आपका ये किस जाति का है? राजपूत जो थे, राजा राजपूत थे राजस्थान में, उनकी अगर बात करें, उन राजपूत इससे ही भाग लेती थी यहां पर अगर डांस करने के लिए, है ना। तो राजा महाराजों का डांस था ये घूमर, जिसको राजस्थान की आत्मा कहा गया, है ना। झुमर या बालिका लूर ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में आई तो होगी। चलिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। उत्तरी भारत का, देखो अगर बात करें भारत का, उत्तरी भारत का कौन सा बताया जा रहा है? कथक, है ना। कथक उत्तरी भारत का बताया जा रहा है, कथक। और दक्षिणी भारत का क्या बताया जाता है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, है ना। तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है, राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ है ना।
कथक राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है, जयपुर से। कथक का राजस्थान में कौन सा घराना है? जयपुर। और भारत में कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा कथक का। कथक के जन्मदाता भानुजी, कथक के जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज को माना जाता है ना। यहां से आप देख लेना, भानुजी इंपॉर्टेंट है। और आज कौन सा घराना है वो इंपॉर्टेंट, जयपुर घराना। कौन सा घराना हो जाएगा? घराना। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल राजस्थान का खेल हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला, जैसे आजाद हुए और फिर हमने एक साल बाद भी डिसीजन ले लिया कि राज्य का तो बास्केटबॉल ही खेल होगा। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 संख्या होती है। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है भाई, है ना, 5 होती है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में, इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान में बास्केटबॉल अकादमी कहां प्रस्तावित है? तो ध्यान रखना, बास्केटबॉल कहां पर हो जाएगी? आपके जैसलमेर में हो जाएगी। देखो जैसलमेर क्या, बास्केटबॉल। अब जैसलमेर में अगर बात करें, याद कैसे करेंगे आप? जैसलमेर में देखो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में आप बॉल फेंको तो कहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना तो खोने का डर है ना कहीं जाने का डर है। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, बास्केटबॉल खेलते रहो रेत में। क्या खेलते रहो? बास्केटबॉल रेत में खेलते रहो जैसलमेर में, है ना। तो राजस्थान का प्रस्तावित अकादमी कहां पर हो जाएगा? एकेडमी कहां हो जाएगी? तो वो जैसलमेर हो जाएगी। प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में शहर में हो जाएगी, है ना। तो महिलाओं को हम उधर नहीं भेजेंगे, कहां पर? जैसलमेर में नहीं भेजेंगे, क्योंकि खतरा रहता है उधर, सुनसान जंगल है। तो महिला को उधर नहीं, महिला को भेजेंगे जयपुर। तो प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम जयपुर शहर में बनाई गई, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा पुरुष तो चले जाएंगे कहां पर? जैसलमेर में, है ना। और लेकिन महिला को अगले अपना अलग से बना देते, जयपुर में बना देते हैं, जयपुर शहर में बना देते हैं। ठीक है। राजस्थान का राज्य कवि कौन सा हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का राज्य कवि हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की 2 प्रसिद्ध रचनाएं वंश भास्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीर सत्सई, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी पूछा गया कि सूर्यमल मिश्रण कहां के थे? तो बूंदी के थे भाई। कहां के? बूंदी के। सूर्यमल मिश्रण की वीर सती रासो रसावतार के नाम से जाना जाता है ना। सूर्यमल मिश्रण को वीर सती रासो रसावतार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा, है ना। अलगोजा कौन सा यंत्र है? अलगोजा। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर मतलब है ना फूंक देकर, है ना। सुशीर मतलब फूंक देकर अगर उसे बजाया जाता है तो उसको बोलते हैं अलगोजा बोलते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। भील व कालबेलिया जनजाति बजाई जाती है। इस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी जोधपुर के। कौन है? रामनाथ चौधरी जोधपुर के हो जाएंगे। इसका जो मुख्य कलाकार है वो कौन हो जाएगा? रामनाथ चौधरी। और वो रामनाथ चौधरी की अगर मैं बात करूं तो कहां है? जोधपुर का हो जाएगा। ये राजस्थान के क्या देख रहे थे हम? प्रतीक चिन्ह देख रहे थे। अब हम देखेंगे राज्य पशु ऊंट, है ना। ये हमने सभी को डिटेल से डिस्कस किया। अब राज्य पशु ऊंट। अब ऊंट और खेजड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। खेजड़ी को हमने बहुत डिटेल से देखा, ऊंट को भी बहुत ज्यादा डिटेल से देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट का लेक्चर में इस पर होने वाला है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन हमारे इनसे बाहर नहीं जाए और कभी भी आपका गलत नहीं हुआ, क्योंकि हमने पर्टिकुलर क्या लिया है? प्रतीक चिन्ह लिया। ओके, थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा चलिए। ओके, राज्य पशु ऊंट। देखो इसको किसके श्रेणी में रखा गया? पशुधन की श्रेणी में रखा गया। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 का दिया गया है ना। आपने एक देखा होगा, राज्य पशु पहले भी देखा था। इसको अगर मैं राज्य पशु राजकीय पशु करूं तो भी अच्छी बात होगी, है ना। राजकीय पशु, राजकीय पशु कर लो ना,
राज्य पशु कर लो, या राज्य पशुधन श्रेणी का जो हो जाएगा वो आपका कौन, पशुधन श्रेणी का राज्य पशु कौन सा, ऊंट। ये इस टाइप से बन सकता, हाँ राजकीय पशु तो ये पशुधन श्रेणी का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। और वो वन्य जीव श्रेणी का कौन सा देखा था हमने सबसे पहले, चिंकारा देखा था, ठीक है, ध्यान रखना। ऊंट वध 2014 याद रखें, कब दर्जा दिया गया, 2014। ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया, 2014 में ही बना दिया गया, सितंबर में दर्जा दिया, और उसके 2-3 महीने बाद बोला कि इसको ऊंट का वध नहीं करना है, ऊंट का वध नहीं करना चाहिए। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलिन या कैमल्स ड्रोमेडेरियस, इंपोर्टेंट नहीं है, पूछा जाए तो कैमलिन पता ही चल रहा नाम से, ड्रोमेडेरियस है। ऊंट को अंग्रेजी में कैमल के नाम से जानेंगे, है ना, आज पता चला मैं कैमल के नाम से, लिखने की क्या जरूरत है, कैमल ही कहते हैं। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज, ये इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, मरुस्थल का जहाज कहते हैं। और ये किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा भाई, रेगिस्तान का जहाज का। जैसा कि आप ऊंट देख पा रहे होंगे, है ना, एकदम से बहुत शानदार तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता, मतलब सबसे अधिक ऊंट कहां मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। सबसे अधिक ऊंट इन भारत में अगर बात करें तो कहां मिलेगा, अपना राजस्थान, अपनो राजस्थान है। 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में भारत के 98.43% ऊंट पाए जाते हैं, जबकि 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों का प्रतिशत 81.37% था। ये ध्यान रखना। राज्य में ज्यादा ऊंट वाला जिला जैसलमेर है ना, सबसे अधिक कहां मिलेगा, जैसलमेर मिलेगा। सम के टिल्लों में जो ऊंट पर सवारी की जाती है उसका मजा अलग होता है, उसका मजा अलग होता है। चलिए, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। राज्य में सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़। सबसे कम ऊंट कहां है भाई, प्रतापगढ़ में। सबसे अधिक जैसलमेर में। तो सर्वाधिक कहां है, जैसलमेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में 1984 में इसकी स्थापना हुई, जोड़बीड़ बीकानेर। केमल मिल्क डेयरी बीकानेर। केमल मिल्क डेयरी कहां है, बीकानेर में, है ना। वैसे ऊंट जब हमने पढ़ा था, इसकी जनजाति वन्य जीवों में पढ़ा था, उसको बहुत डिटेल से भी पढ़ा था उस समय भी, लेकिन और भी कोई चीज अगर रह जाती है तो हमने एकदम से पूरा क्लियर किया। यहां पर नाचना जैसलमेर का ऊंट सुंदरता की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध है ना। जो नाचता है वो सुंदर लगता है ना, नाचता है जो सुंदर लगता है, तो सुंदरता की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि से प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, आपका नाचना ऊंट हो जाएगा, जो कहां है भाइयों, जैसलमेर में है। कहां है आपका, जैसलमेर। भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊंट का उपयोग करते हैं, यह भी अच्छी बात है। भारतीय सेना के नौजवान इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद गोमट। गोमट ऊंट फलोदी जिले में पाया जाता है। ये पूछा जाएगा गोमट ऊंट कहां मिलता है आपको। गोमट एक नस्ल है ऊंट की, जो कहां मिलेगी आपको, फलोदी में मिलेगी। आया हुआ भी है क्वेश्चन, पीवाईक्यू देखना। ऊंट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है, ये भी सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है भाई। बीकानेरी ऊंट बोझ ढोना की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ऊंटों के देवता पाबूजी, इंपॉर्टेंट है, ऊंटों के देवता पाबूजी को पूजा जाता है। ऊंटों के देवता किसको मानते हैं हम, पाबूजी को मानते हैं। ओके। राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी को। राजस्थान में भाई ऊंट कौन लेके आए, है ना, पाबूजी लाए, तो ऊंटों के देवता भी कौन होंगे, पाबूजी होंगे। ठीक है। ऊंटों के बीमार होने पर रात्रि काल में रेबारी जाति के बोपो के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है ना। तो रेबारी जाति, ऊंट के पालक रेबारी जातक, ऊंट को लाने का श्रेय पाबूजी, ऊंट के देवता पाबूजी, ऊंट के पालक या पालने वाले रेबारी जाति के बोपे, जब इनका अगर बात करें, बीमार हो जाते तो वाचन करते फड़, जैसे वाचन के बाद ये तैयार हो जाते। ऊंटों की देवती, देखो ऊंटों के देवता तो सबको पता है, ऊंटों की देवती अंता देवी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बीकानेर पूजी जाती है ना। अब एक क्वेश्चन ये बना कि ऊंटों के देवता,
ऊँटों के देवता, देवता, और ऊँटों की देवती, ऊँटों की देवती नहीं है, देवी, ऊँटों के देवी, ऊँटों की देवी, है ना। ये पाबूजी है देवता तो, और ये अंता देवी है, अंता देवी, अंता देवी, देवी, ठीक है। ऊँटों के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया, ध्यान रखना। ऊँटों के जो गले में आभूषण होता है ना, उसको हम क्या किस नाम से जानेंगे? गौरबंद के नाम से जानेंगे। ऊँटों के मुंह का आभूषण मोरख, मोरखा कहलाता है। मुंह में कोई आभूषण होता है। ऊँटों के पूंछ का आभूषण परचनी कहलाता है, परचनी। तो ये शब्द याद कर लेना, परचनी, पूंछ का, गले का गौरबंद, है ना, मुख का मोरखा। ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील गिरबाणी कहलाते, गिरबाण, है ना, नाक में पहनाई जाने वाली क्या बोलते हैं? गिरबाण बोलेंगे। गिरबाण एक ओल्ड फेमस ओल्ड शब्द है। ऊँटों के पैरों का आभूषण गोड़िया, है ना, गोड़िया कहलाता है। पैर में कोई आभूषण होता है, पैर में जो बांधा जाता है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? गोड़िया के नाम पे जानेंगे। ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को पूंची या पलाण कहते हैं। जहां से हम बैठ कर सैर करते हैं ना, एक जगह से दूसरे बैठ कर लोग बैठते हैं जहां पर, उसको पलाण बोलते हैं। कूची या पलाण कहते हैं, ध्यान रखना, कूची या पलाण कहते हैं। पलाण तो नहीं होगा, पलाण होगा। ऊँट के ऊपर रखी जाने वाली गद्दी को, देखो नहीं, ये क्या, काठी को हम बोल रहे हैं पलाण, और गद्दी को हम बोल रहे हैं मेलखुरी, मेलखुरी, ठीक है। वृद्ध ऊँट को पाकट बोलते हैं। जो ऊँट बुढ़ा हो जाता है उसको बोलते हैं पाकट, पाकट, है ना। तीव्र गति से चलने वाले ऊँट को जमीन करत बोलते हैं, है ना। तो वो तेज चलेगा तो जमीन करत ही होगा, भाई जमीन पर चल रहा है ना, तो जमीन करत बोलते हैं। ढोलने वाले कैंट डोलनिया कहलाता है। जो बोझा डोलते हैं उनको हम किस नाम से जानेंगे? कैंट डोलनिया। डोल रहे हैं तो डोलनिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, निकम्मा ऊँट डगरी या डगरा कहलाता है ना। निकम्मा ऊँट, काम चोर जो ऊँट होता है ना, उसको हम बोलते हैं डगरी या डगरा। बद सकल ऊँट, है ना। रेडियो, 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 रेडियो नहीं यार, रेडियो, जो अच्छा नहीं दिखता है, सुंदर नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे? रेडियो के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए, 15 दिन तक सही, 15 दिन तक बीमार रहने वाला ऊँट तिरसल्ला या तिबरसा, तिबरसा कहलाता है। क्या कहलाता है? तिरसल्ला या तिबरसा कहलाता है, ठीक। कौन सा? 15 दिन तो सही, 15 दिन आपका बीमार। ऊँट का पालन पोषण करने वाली जाति रायका और रेबारी कहलाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना कि भाई इनका जो पालन पोषण करती है वो जाति कौन सी हो जाएगी? रायका हो जाएगी। अगर मैं बात करूं रायका और या रेबारी, रायका या रेबारी की अगर बात करें तो ये आपके हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ऊँटों में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग या तिवर्सा रोग। तिवर्सा मतलब तिवर्सा क्यों बोलते हैं? कि इसका इलाज 3 वर्ष तक चलता, इसलिए इसे बोलते हैं तिवर्सा। 3 वर्ष तक इसका क्या चलेगा? इलाज चलेगा, फिर ये ठीक हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तिवर्सा या सर्रा रोग, या सर्रा रोग। पूछा जा सकता है सर्रा रोग का इलाज कितने साल तक चलता? 3 वर्ष। ऊँटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना। प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग है। सर्रा याद कर लेना। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में ये योजना चलाई गई, ठीक है। ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला स्वर्णकारी उस्ता कला कहते हैं। याद होगी, कौन सी कला कहते हैं? उस्ता कला कहेंगे। ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है, ठीक है। उस्ता कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। मुनवती, ठीक है। उस्ता कला को मुनवती या मुनवती कला के नाम से भी जाना, रिपीट हो रहा है। उस्ता कला मूलतः पर्सिया, पर्सिया कहाँ है? ईरान की है। उस्ता कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा लाया गया। उस्ता कला को बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा लाया गया। अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्णिम काल कहलाता है। अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्णिम काल कहलाता है, ठीक है। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ताद मुख्यतः बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हैं। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हिशामुद्दीन उस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट, हुशामुद्दीन को माना जाता है।
हिसामुद्दीन उस्ता को माना, जो कि बीकानेर का मूल निवासी है, बीकानेर का मूल निवासी है। वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है भाइयों। उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ है। अब कौन सा हो जाएगा? हनीफ हो जाएगा। उस्ता कला के एक अन्य कलाकार इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो कि यूएनओ के कार्यालय में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने बनाया? इलाही बख्श ने बनाया। किसका बनाया? गंगा सिंह का, जो भी यूएनओ के कार्यालय में रखा गया है। ठीक है, चलो थोड़ा और है। महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की एक सेना भेजी, जिसे गंगा रिसाला कहते हैं, गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। चले, पानी को ठंडा रखने के लिए ऊंट की खाल से बने बर्तन को कॉफी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कॉफी के नाम से जाना जाता है। सर्दी से बचने के लिए ऊंट के बालों से बने वस्त्र को बाखला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाखला कहते हैं। ऊंट के बालों में की डिजाइन जट कतराई कहलाती है। क्या कहलाती है? जट कतराई कहलाती है। ऊंट की पत्नी सांड, है ना, ये तो अलग ही लग रहा है, ऊंट की पत्नी सांड, तो है ना। ऊंट के बेटे को टोडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ऊंट के बेटे को टोडिया और बेटी को टोरडी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको टोरडी या टोडिया बोलते हैं। टोरडी या टोडिया बोलते हैं। छोटे को टोरडी या टोडिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सांड तो आप डिस्कनेक्ट कर दो। टोरडी या टोडिया इंपॉर्टेंट लाइन। ऊंट की पीठ पर कुब्बड़ होता है। कुब्बड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है ना। इसलिए क्या करता है? पानी एक बार ही पीता है, इसके बाद बहुत दिनों तक पानी नहीं पीता। कैमेलिन ऊंट वर्ग का उद्भव सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में खरगोश जितना हुआ था, जिसे उस समय पोर्टिलापस के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम हुआ था वो आपके अमेरिका में हुआ था, एक छोटा सा जानवर की तरह हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊंटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया, है ना। सबसे बेस्ट दूध किसको बताया? ऊंटनी के दूध को बताया, और सर्वोच्च न्यायालय ने बताया 2000 में। कब बताया? 2000 में। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके दूध का दही नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, ऊंट के, कितनी अच्छी बात, ऊंट के दूध से दही नहीं बन सकता। दही नहीं बन सकता है, दही इसका नहीं खा सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कैल्शियम मुक्त होता है, इसमें कैल्शियम नहीं होता। कैल्शियम नहीं होने की वजह से दूध नहीं बन सकता। ऊंटनी का दूध मधुमेह या डायबिटीज की रामबाण औषधि के साथ साथ यकृत और पीला रोग में भी उपयोगी है। ऊंटनी का दूध किसके काम आता है? अगर मैं बात करूं तो आपके डायबिटीज में काम आएगा। किस में काम आएगा? डायबिटीज। ऊंट और ऊंट पालक बीमा योजना, है ना, एक योजना है, ऊंट और ऊंट पालक बीमा योजना। यह योजना ऊंट और ऊंट पालकों के लिए वर्ष 2008-9 में भारतीय जीवन बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से लागू की गई, है ना। LIC एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लागू की गई। ऊंट की प्रमुख नस्लें बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्ची, केसपाल और गुर्रा। केसपाल और गुर्रा को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नाचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेरी ऊंट सबसे भारी नस्ल का ऊंट है। राज्य में लगभग 50% ऊंट इसी नस्ल के, कौन सी? बीकानेरी नस्ल के। राज्य में 50% नस्ल किस ऊंट के हो जाएंगे? किस नस्ल के हो जाएंगे? बीकानेरी ऊंट के हो जाएंगे। आई थिंक आपको मजा आया होगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल से राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देखे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।